यह जानने के लिए कि जब हम पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की सतहों पर जाते हैं तो क्या वहाँ पर हमें सूक्ष्म जीवाणु मिल सकते हैं। तो इसके बारे में ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये मैं इस व्याख्यान में संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूँगा। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो ब्रह्मांड है, कॉस्मोस, वो कितना फैला हुआ है, कितना विशाल है। तो इसे जानने के लिए हम एक सीढ़ी नुमा फैशन में ऊपर चढ़ते हैं और इस कॉस्मिक हायरार्की में शुरुआत करते हैं हमारे अपने ग्रह से, पृथ्वी से। पृथ्वी से आगे चलकर पृथ्वी एक ग्रहमाला की सदस्य है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रहमाला के अन्य सदस्य जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि प्लूटो को भी रखा गया है और जैसा कि आप जानते हैं प्लूटो को आजकल ग्रह नहीं मानते। ग्रह की जो नई परिभाषा की गई है उसके अनुसार प्लूटो अब ग्रह नहीं माना जाता बल्कि लघु ग्रह, छोटा ग्रह माना जाता है। और ऐसे काफ़ी अन्य छोटे ग्रह सूर्यमाला में हैं। आगे चलकर हम पूछ सकते हैं कि सूरज जैसे तारे हमारी आकाशगंगा में कितनी संख्या में है। तो यहाँ पर आप आकाशगंगा का एक दृश्य देख रहे हैं। हर एक चमकदार बिंदु एक सूरज मान लीजिए। तो ऐसे कितने सूरज हमारी आकाशगंगा में होंगे। तो इसका संक्षेप में उत्तर है 10⁻11, यानी करीब 100 अरब तारे हमारी आकाशगंगा में होंगे। पहले लोग ऐसा मानते थे कि हमारी आकाशगंगा के बाहर और कुछ नहीं बचा है, लेकिन अब देखते हैं तो आसपास के निरीक्षण बताते हैं कि करीब 20-25 छोटी बड़ी गैलेक्सियां हमारी आकाशगंगा में मौजूद हैं। उनमें बड़ी गैलेक्सियां एक हमारा मिल्की वे, जिसको आकाशगंगा के नाम से बोलते हैं, और दूसरी है एंड्रोमेडा या देवयानी। इसके अलावा और भी आप नाम देख रहे हैं, लेकिन ये सब छोटे या डॉर्फ गैलेक्सीज कहलाती हैं। इनसे बड़ा यूनिट जो है ब्रह्मांड में वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहलाता है, यानी गैलेक्सियों का ग्रुप, बड़ा ग्रुप। और यहाँ पर आप चित्र में जो डॉट देख रहे हैं, प्रत्येक डॉट, प्रत्येक चमकदार बिंदु एक गैलेक्सी मान लीजिए, जिसमें कि करीब 100 अरब तारे मौजूद हैं। और ऐसे लगभग 1000 डॉट इस क्लस्टर में होंगे। ये कोमा क्लस्टर कहलाता है और एक बड़ा विशाल क्लस्टर माना जाता है। इससे भी बड़ा यूनिट है सुपर क्लस्टर, जो अनेक क्लस्टर से मिलकर बना है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो लोकल सुपर क्लस्टर है। तो इस तरह से आप देखते जाएं तो ब्रह्मांड की विशालता का कुछ अनुभव हमें मिलता है। और हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हमारी दूरबीनें देख पाती हैं, वहाँ तक जितना ब्रह्मांड है उसमें लगभग 10⁻21, यानी 1 के ऊपर 21 शून्य लिखें तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी संख्या में तारे मौजूद हैं। और तो सवाल लोग ये पूछते हैं, क्या इन सब तारों में अकेला सूरज ही ऐसा है जिसके चारों ओर घूमने वाले एक ग्रह पर जीव सृष्टि है, यानी पृथ्वी पर। तो अधिकांश खगोल वैज्ञानिकों को यह लगता है कि यह असंभव है। वास्तव
तो ऐसा होना चाहिए कि कई जगह, कई स्थानों पर हमारी जैसी या तो हमसे भी और आगे उन्नत ऐसी जीव सृष्टि मिलनी चाहिए। तो इस बारे में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पूछ सकते हैं कि जब जीव सृष्टि की बात करते हैं तो किस प्रकार की जीव सृष्टि। तो उसमें हमें जो जीव सृष्टि परिचित है वो डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये चित्र स्कीमेटिक है, वास्तव डीएनए का चित्र नहीं है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसा है। अगर आप किसी टावर में ऊपर चढ़ रहे हो तो उसकी जो सीढ़ी होती है वो जिस तरह गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाती है, वैसे इस डीएनए का स्ट्रक्चर है। और आप यहाँ पर उसमें जो अनेक कंपोनेंट्स हैं उनको संक्षेप में देख रहे हैं। तो ये पूछना अब आवश्यक हो गया है कि डीएनए में जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो घटक रूप हैं, क्या ये सब मॉलिक्यूल्स, ये सब अणु हमें स्पेस में दिखाई देते हैं क्या? अंतरिक्ष में तारों के बीच में जो जगह है, क्या उसमें ये अणु मौजूद हैं? तो इस सब प्रश्न का उत्तर अब दिया जा सकता है कि हाँ है, यस। तो ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर तारों के बीच और तारों में को अपने में समा लेने वाले बहुत विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, यानी अणुओं के क्लाउड्स, मेघ आकाशगंगा में है। इसमें आप यहाँ पर ओरायन नेबुला, मृग नक्षत्र में ऐसा एक मेघ देखते हैं। तो इस मेघ में आपको अगर जांच करेंगे तो पता चलेगा कि विभिन्न भागों में अनेक रासायनिक रेणु या अणु मौजूद हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं? तो इसका एक बहुत प्रभावशाली माध्यम 1960-70 के बीच में काम करने लगा। ये एंटेना जो आप देख रहे हैं, लगता है जैसे कि टीवी का डिश एंटेना होता है वैसा ही, लेकिन जरा आकार में विशाल है। इसका जो व्यास है वो 10 से 12 मीटर होता है और ये मिलीमीटर वेवलेंथ पर ब्रह्मांड के वेग लेता है। वहाँ से जो लहरें आती हैं उन पर उनकी जानकारी इस एंटेना द्वारा मिलती है। तो अणुओं का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें जब कुछ चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो उसमें से जो लहरें निकलती हैं वो मिलीमीटर वेवलेंथ की होती है। और जिस प्रकार के अणु होते हैं उसके अनुसार इन लहरों की वेवलेंथ हम लोग नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस गणित के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें कोई मिलीमीटर वेवलेंथ की लहर मिली तो ये किस अणु से निकली हुई है। तो इस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से अणु हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो ऐसे अणुओं का एक लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला कॉलम जो है उसमें 2, 3, 4, 5 ये जो संख्याएं हैं ये बताती हैं कि अणु में कितने परमाणु हैं। और दूसरा कॉलम जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का है और तीसरा जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। और आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है और वो बढ़ती जाती है। यहाँ 9 तक गए हैं, डी मिथाइल ईथर तक। इसका मतलब ये नहीं कि इससे बड़ा कोई अणु मौजूद नहीं है, बल्कि मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जगह के अभाव में मैंने ये लिस्ट यहीं समाप्त कर दी। आगे चलकर
इसमें चेन मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देते हैं, एक दूसरे से चेन के रूप में जुड़े हुए। तो ये सब स्पेस में मौजूद हैं और इनमें से काफ़ी हमारी जीव सृष्टि के लिए आवश्यक डीएनए के घटक के रूप में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जिस्ट, किस लिए? सपोर्ट द आइडिया ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। पृथ्वी के बाहर जीव सृष्टि हो सकती है, इसके लिए यह एक प्रकार का हमारे लिए एविडेंस मौजूद है। और हमें अब देखना है कि क्या वास्तव में ऐसी जीव सृष्टि है। तो इसके दो साधन हैं, दो मार्गों से हम ये पता लगा सकते हैं। एक माध्यम तो है कि हम यहाँ से संदेश भेजें रेडियो वेवलेंथ पर, काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और किसी संभावित जीव सृष्टि के स्थान पर, जैसे आप कल्पना कीजिए कोई एक तारा है, उसके चारों ओर घूमने वाला एक ग्रह है और अब ऐसे अनेक तारे हमें पता मालूम पड़े हैं जिनके चारों ओर ग्रहमालाएं हैं। तो ऐसी किसी ग्रहमाला को हम लोग अगर चुनें और वहाँ पर उस दिशा में रेडियो संदेश भेजें, अगर वहाँ कोई एलियन मौजूद हैं और वो हमारे जितने या हमसे भी आगे प्रगत उन्नत हो चुके हैं, तो ये संभावना है कि वे हमारे संदेशों को पढ़कर इसके जवाब में कुछ संदेश भेजें। अब आप हमसे पूछ सकते हैं ये संदेश किस भाषा में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर तो हम हमारे इस ग्रह पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, झगड़ों में जा सकते हैं, किसकी भाषा श्रेष्ठ है, किसकी भाषा अधिक व्यापक है। लेकिन हमारी कोई भी भाषा जो वास्तव में बोली जाती है वो एलियंस के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो इस भाषा से परिचित नहीं है। तो उनसे हमें ऐसी भाषा में बात करनी है जो उन्हें परिचित हो। तो ऐसी भाषा जो है वो गणित और विज्ञान की है। तो गणित और विज्ञान, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों प्रकार की जानकारी भरी रहती है। ऐसी जानकारी के संदेश भेजे जाते हैं और आशा की जाती है कि किसी संदेश का ये हमें उत्तर मिल जाए। अब तक तो नहीं मिला है, लेकिन लोग इस संभावना की आशा से आगे संदेश भेजते जा रहे हैं। दूसरी जो पद्धति है, जिस मार्ग का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, वो ये है कि पृथ्वी के बहुत दूर न जाकर उसके एटमॉस्फेयर में, यानी उसके वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक जाकर हम खोज करें तो शायद वहाँ हमें सूक्ष्म जीवाणु, सेल्स, बैक्टीरिया आदि मिल सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हम लोग खोज सकते हैं, क्या वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारे देश में इसरो की सहायता से कई प्रयोग किए गए, तो उनकी मैं अब चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट इन प्रयोगों में रहा। तो इसके लिए पहले कुछ इतिहास की ओर नज़र डालें तो 5th सेंचुरी BC, मतलब ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में एनाक्सोगोरस नाम के दार्शनिक ने यह कल्पना सामने रखी थी कि जिसे पैंस्पर्मिया कहते हैं, यानी सीड्स ऑफ लाइफ, जीवित फॉर्म के बीज, इस रूप में ये बीज जो है ये ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, ऐसी कल्पना एनाक्सोगोरस ने की थी। आगे चलकर लॉर्ड केल्विन, जिनका नाम फिजिक्स के विद्यार्थियों ने अवश्य सुना होगा,
19वीं शताब्दी में उन्होंने इस कल्पना के फेवर में, के समर्थन में कुछ लेख लिखे थे। उनका भी यह मानना था कि इस प्रकार के पैंसपर्मिया रूपी जीव या बीजाणु मिलने चाहिए। 1903 में स्वेंटे आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने पैंसपर्मिया का आधुनिक जो विचार है, रूप है, वो बैक्टीरियल स्पोर्स के रूप में, यानी छोटे यूनिट होते हैं जिसमें हर यूनिट में बैक्टीरिया होती है और उस बैक्टीरिया के चारों ओर बर्फ का आवरण रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जब आप पृथ्वी से बाहर दूर पर जाते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है और जो कुछ पदार्थ वहाँ रहेंगे वो बिल्कुल फ्रोजन अवस्था में रहेंगे, बर्फ की स्थिति में रहेंगे। तो इसीलिए बर्फ के रूप में इन बैक्टीरिया को कवर करके ये पैंसपर्मिया बनते हैं। और आरेनियस का कहना था कि ये पैंसपर्मिया काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इस कल्पना के विरोध में काफ़ी वैज्ञानिक रहे हैं। उनमें बैकरेल, जिसका नाम आपने रेडियो एक्टिविटी वगैरह के बारे में सुना होगा, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स के, तो उन्होंने कहा था कि ये कल्पना सही नहीं हो सकती, क्योंकि जब बैक्टीरियल स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके ऊपर बाहर के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वर्षाव होता है और उस वर्षा में वे मारे जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसी कल्पना बैकरेल ने रखी थी 1924 में। लेकिन आगे चलकर 1978 में फ्रेड हॉयल और चंद्रा विक्रमसिंघा नाम के दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने कहा था कि ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वे धूमकेतु की पूंछ पर बैठकर हमारे यहाँ आते हैं। तो उनकी कल्पना इस प्रकार की थी कि जब कोई धूमकेतु दूर से सूरज के पास आता है तो सूरज की गर्मी से उसकी जो पूंछ है वो निकल आती है, काफ़ी दूर तक फैलती है और उस धूमकेतु के ऊपर बैठकर जो बैक्टीरिया आए होंगे इस पैंसपर्मिया के रूप में, वे इस पूंछ पर से निकलकर आगे चले जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, जबकि पूंछ पीछे की ओर होती है। और जब वे पूंछ से निकल आते हैं तो वहीं पर अगर वो पूंछ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ब्रश कर दे, छू कर निकल जाए, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे धूमकेतु की पूंछ पर से हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतहों पर, और फिर वहाँ से वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के ऊपर गिरने लगेंगे और गिरते गिरते जब वो नीचे आ रहे हैं, ऐसी अवस्था में हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तो उनका कहना था कि अगर हम वायुमंडल की सतहों को एग्जामिन करें, उनकी जांच करें, तो कहीं पर हमें ऐसे बैक्टीरिया मिलने चाहिए। तो देखिए, इसके लिए उन्होंने एक कल्पना ये भी रखी कि जैसे मीटियोर शावर्स होते हैं, जो धूमकेतु की पूंछ से निकली धूल के कण होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट के गिर गया, लेकिन वो वास्तव में छोटे छोटे कण होते हैं जो एटमॉस्फेयर में गर्मी के रूप कारण एटमॉस्फेयर में से गुजरते समय घर्षण के द्वारा जो गर्मी तैयार होती है, गर्माहट आ जाती है, उसके कारण वे चमकने लगते हैं। तो ऐसे मीटियोर शावर्स जैसे हमारी पृथ्वी पर होते हैं, वैसे ही बैक्टीरियल शावर्स भी होते हैं। ये कल्पना हॉयल और विक्रम सिंह के इन्होंने सामने रखी।
तो यहाँ पर आप पृथ्वी के कुछ सतहें देख रहे हैं। सबसे निचली सतह ट्रोपोस्फियर है कहलाती है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर एक ओजोन की लेयर है जिसके बारे में काफ़ी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। उसके ऊपर मीसोस्फीयर है, फिर आयनोस्फीयर है। तो ये सब सतहें हैं, उनमें से ये बैक्टीरियल पेंस्पर्मिया या स्पोर नीचे गिरती हैं और हमें उनको पकड़ना है। तो प्रश्न ये उठता है कि कहाँ पर हम इनकी जांच करें, कहाँ पकड़ने के प्रयास करें। अगर हम ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित रखें तो खाली 14 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर तक जाएंगे। लेकिन वहाँ से अगर हमें कोई बैक्टीरिया मिले तो लोग ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो आपको मिले हुए पृथ्वी पर से ही उछल कर ऊपर गए होंगे। जैसे पृथ्वी पर से विमान इतनी ऊंचाई पर जाते हैं तो बैक्टीरिया उनसे चिपक कर ऊपर क्यों नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ट्रोपोस्फियर से हमको और अधिक ऊंचा जाना है और स्ट्रेटोस्फियर में अगर 30-40 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जा सकें तो वो अधिक अच्छा रहेगा। अगर आप और भी ऊपर जाना चाहें, मेसोस्फीयर या आयनोस्फीयर, तो हवा का जो घनत्व है वो इतना कम हो जाता है कि वहाँ कोई बैक्टीरिया टिक नहीं सकते, वो नीचे गिर जाते हैं जल्दी से। और इसलिए वहाँ पर खोजना भी कोई अधिक फायदे की चीज़ नहीं। तो अधिक निकट या अधिक ऊंचाई पर खोजना ठीक नहीं। मध्यम ऊंचाई जो है वो 30 से 50 किलोमीटर की है, तो उसमें अगर हम खोज कर सकें तो हमें इस बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो हमने इसरो के सामने प्रयोग के लिए यह सहायता मांगी कि हम स्ट्रेटोस्फीयर में गुब्बारे में पेलोड लगाकर, यानी प्रयोग का उपकरण लगाकर भेजना चाहते हैं और वहाँ से हवा के सैंपल ले आके जांचना चाहते हैं कि उनमें बैक्टीरिया है या नहीं। तो इसके लिए इसरो ने हमें सहायता दी और पहला प्रयोग जो हुआ वो 2001 में हुआ। उसे क्रायो सैम्पलर एक्सपेरिमेंट, वी कॉल इट क्रायो सैम्पलर बिकॉज it acts as a experiment which collects air, pumps air from the great heights of around 30 to 40 kilometers at very low temperatures. Liquid neon temperature is the temperature at which the pump operates. And to send this balloon, we needed to go to a height of around 41 kilometers. बलून जो है उसमें गैस भर के, हल्की गैस, हाइड्रोजन गैस भर के उसको ऊपर भेजते हैं। तो जितना बड़ा बलून होगा उतना और ऊपर जा सकती है, लेकिन उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो हमें जो ग्रांट मिली थी उस ग्रांट में जो बलून हम लोग यूज कर सकते थे, जिसके लिए हम लोग, हमारे पास पर्याप्त राशि थी, वो बलून 41 किलोमीटर तक जाता था। वो हमारे हिसाब से ये एक अच्छी ऊंचाई है, ये ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज़्यादा है। तो बलून कितना बड़ा होता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये खुला के खड़ा किया है और बगल में मोटर गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह खड़ी हैं, तो इसके आकार की तुलना में ये बलून कितना विशाल है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोब लगाए, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट जो लगाई वो इस प्रकार की थी जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। उसमें करीब 16 स्टेनलेस स्टील की नलियाँ लगाई गई थी, जिनको पहले ही इवैक्यूएट किया गया था, यानी उनमें से हवा निकाली गई थी। उनमें कोई जीव जंतु नहीं है, इसकी भी जांच की गई और उसे सील करके इस कंप्यूटर इस इक्विपमेंट में जोड़ा गया और क्रायो सैम्पलर को लगा के उसे ऊपर भेजा गया।
ऊपर भेजने पर रिमोट कंट्रोल से हम कोई भी ट्यूब खुलवाकर उसमें क्रायो पंप द्वारा हवा भर सकते थे। तो इस तरह से 16 ट्यूब्स हैं, उनको विभिन्न ऊंचाई तक ले जाके उनमें हवा भरी गई और उन्हें फिर सील किया गया। और इस तरह से उन्हें हमारे जो सैंपल्स बने, ये पूरे पेलोड को पैराशूट से नीचे उतार कर हम लोगों ने उसको देखा। तो ये जो पैराशूट से निकालने की विधि है, उसमें ऐसा होता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि कहाँ गिरेगा। और ये बलून फैसिलिटी जो है वो हैदराबाद में है। तो हैदराबाद से जब ये ऊपर जाती है और फिर नीचे आने लगती है, इसको हम लोग पैराशूट से नीचे लाते हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि ये नक्सलाइट रीजन में न जाए, क्योंकि उधर जाने पर वहाँ से उसको लाना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हवा ऐसी दिशा में बहनी चाहिए जो हमारे हिसाब से अच्छी हो। तो ये अप्रैल तक का जो सीज़न है, जिसे अक्टूबर से अप्रैल तक का, उसमें ये बलून फ्लाइट्स होती है, की जाती हैं विभिन्न कारणों से। और हमने यही किया। और जब ये पेलोड नीचे गिरता है तो कहीं पर जंगल में गिर जाता है या देहात में गिर जाता है, तो कोई भी गांव वाला अगर देखे इस पूरी इक्विपमेंट को, तो उसके सामने सवाल होता है, ये ऊपर से गिरी चीज़ क्या है, इसको खोल के क्यों ना देखो, इसमें कुछ कीमती चीज़ हो तो मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग वहाँ नोटिस लगाते हैं कि ये इसे जो पाए वो इस टेलीफोन पर हमको इत्तिला कर दे, जिससे कि हम लोग आके वो ले जाएं। और इसके लिए काफ़ी पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो पुरस्कार की राशि भी दी जाती है, तो जिससे कि वो, और 3-4 भाषाओं में ये लिखा रहता है। तो ये 2001 का जो था इस पे पेलोड, वो महाराष्ट्र में गिरा था। तो ऐसी अवस्था में मराठी भाषा में जो लिखा होगा वो काम आया होगा। खैर, हमें अच्छी तरह से ये सैंपल्स मिले और उसके बाद जो डेटा के एनालिसिस करते हैं, तो ये हवा हमने इकट्ठा की, वो 2 फिल्टर्स में से पास की जाती है। बायोलॉजी लैब में ये काम किया जाता है, क्योंकि उसमें उसके लिए काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है कि आसपास के जीवाणु इसमें मिक्स न हो जाए। तो 2 फिल्टर्स में से ये पास की जाती है। एक का 0.45 माइक्रोन उसमें से फिल्टर की साइज है, यानी इससे बड़ी चीज़ अटक जाती है। और दूसरा उसके बाद फिल्टर आता है वो 0.22 माइक्रोन का। तो जो बैक्टीरिया होंगे वो पहले फिल्टर पर ही अटक जाएंगे, अंदर से नहीं जा पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो उसके बाद ये जो फिल्टर हैं उनकी जांच की जाती है। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। तो उसमें जांच में एक पद्धति जो कार्डिफ में लोगों ने इस्तेमाल की, कार्डिफ में विक्रम सिंघे जो जिनकी एक जो पैचपर्मिया की जो कल्पना थी, उसके एक जनक विक्रम सिंघे थे। तो वो कार्डिफ में काम करते हैं। तो उन्होंने, उनके एक सहयोगी बायोलॉजिस्ट ने कैट आयोनिक डाइस से वो फिल्टर पर लगा के उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट चलाया। तो वो इस प्रकार से चमक रहे हैं। जब इस प्रकार से वो चमकने लगते हैं फिल्टर, उसका मतलब वहाँ पर जीवित बैक्टीरिया मौजूद है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटेक्टिंग लाइव जीवित सेल्स मौजूद हैं, लाइव सेल्स, पेशियाँ मौजूद हैं। ये जानने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी आप और एक देख रहे हैं, चमक रही है नीले रंग की। तो ये जो सैंपल था वो 41 किलोमीटर ऊंचाई पर से किया गया था। तो उन्होंने इस प्रकार का दावा किया कि इतनी ऊंचाई पर ये पेशियाँ मौजूद हैं। आगे चलकर कन्फोकल माइक्रोस्कोपी द्वारा जब वहाँ से उसके फोटो लिए गए, तो
हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स में भी बैक्टीरिया जैसे चित्र दिखाई दिए, और उसमें एक और सहयोगी ने जो शेफील्ड में काम करते थे, उन्होंने उनको जो सैंपल कार्डिक वालों ने दिया, हमारा जो पूरा सैंपल था उसको मैं बताना भूल गया, 2 भागों में बांटा। एक इंडियन लैब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी, वो CCMB को दिया गया हैदराबाद में, और एक विक्रम सिंह की लैब को दिया गया। तो ये जो सब मैं बता रहा हूँ, ये यूके का जो रिजल्ट रहा वो था। तो उसमें मिल्टन वेनराइट शेफील्ड में उन्होंने जो उनको सैंपल विक्रम सिंह ने दिया, तो उससे उनको पता चला कि यहाँ भी बैक्टीरिया मौजूद हैं, और उन्होंने बैक्टीरिया के आकार भी फोटोग्राफ लेके भेजे। इसको पब्लिश भी किया गया, इसको नाम दिया गया है स्ट्रेटो। जब CCMB में ये वहाँ उनको जो सैंपल मिला था उसकी जांच की गई, तो वहाँ उन्हें बैक्टीरिया मिले, और उस बैक्टीरिया पर जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट छोड़ा, तो ये बैक्टीरिया उस अल्ट्रावायलेट लाइट में जी सकता है, मर नहीं जाता है, ये ऐसा पता चला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि इसका मतलब ये कि वो ऐसे स्थान से ये बैक्टीरिया आया था जहाँ अल्ट्रावायलेट का की वर्षा हर वक्त होती रहती है। तो इसलिए ये बायोलॉजिस्ट के कथनानुसार ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली थी। इसके बाद हमारे पास ये सवाल आया कि ये जो बैक्टीरिया हमें मिले वे 41 किलोमीटर पर पाए गए, वहाँ पर वो कुछ समय तक अवश्य रहे, क्योंकि वो UV को अल्ट्रावायलेट को सह सकते हैं, उसे में जीवित रह सकते हैं। तो वो आए कैसे वहाँ पर? अब इसके 2 मार्ग हो सकते हैं। एक, पृथ्वी पर से उछाल करके बड़ी छलांग मार के ऊपर गए, या ऊपर से नीचे गिर गए, जैसे कॉमेट के मार्ग से आए। तो इनमें से किसको हम लोग मान सकते हैं? तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जैसे पहले शायद कुछ बायोलॉजिस्ट मेरे ऊपर नाराज हो जाए, मैं जो कथन करने वाला हूँ, कि जब कोपरनिकस के पहले लोग समझते थे कि सभी महत्वपूर्ण बातें पृथ्वी पर होती हैं और पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है। बाद में जब पता चला कि पृथ्वी में यह सब गुण नहीं है, तो उन्हें बहुत मानने में बहुत कठिनाई हुई। तो अधिकांश बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जीव सृष्टि की शुरुआत पृथ्वी पर ही हुई है और ये कहीं अन्यत्र नहीं हो सकती। तो अगर उन्हें आप बताएं कि इस तरह का माध्यम हमें बता रहा है कि ऊपर से ये बैक्टीरिया आए पृथ्वी पर, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता और वे कहते हैं कि ये जो दूसरा पर्याय है, पृथ्वी पर से छलांग मार के वो ऊपर गए, यही सही होगा। आप उसको और भी जांच करके देखिए। तो इसके लिए जांच करने के लिए जो पद्धति है वो ये है कि इसका न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन अगर देखें कि उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 आइसोटोप रेशो कितना है। अगर वो पृथ्वी पर की बैक्टीरिया के अनुसार न हो बल्कि कुछ अलग हो, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये बाहर से आया हो। तो इस तरह के प्रयोग हमें अभी करने हैं। लेकिन 2001 के बाद 2005 में हम लोगों ने दूसरे प्रयोग किए और ये जो इक्विपमेंट था वो पहले से अधिक कार्यक्षम था, उसमें अधिक सावधानियां बरती गई और 18 अप्रैल 2005 को यह हवा में ऊपर भेजा गया। ये भेजने के लिए जो ट्रक काम में लाया गया था वो यहाँ देख रहे हैं और पीछे आपको आकाश में वो बलून भी शायद दिखाई दे और उसको टांगा हुआ जो पेलोड था वो ये है। इस बार हमने जो सैंपल लिए वो 2 लेबोरेटरीज को बांटे।
एक हैदराबाद की CCMB और दूसरी पुणे की NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस। और एक ट्यूब जो थी वो खोली ही नहीं गई, क्योंकि हम लोग ये देखना चाहते थे कि अगर कोई ट्यूब बिल्कुल न खोले, नीचे लाई जाए, उसको जांच करें और अगर उसमें बैक्टीरिया मिले तो इसका मतलब बैक्टीरिया बाहर से घुसकर कंटेमिनेशन के रूप में वहाँ पर मौजूद है। तो इस कंटेमिनेशन की संभावना को टेस्ट करने के लिए हमने एक ट्यूब को खुदाई नहीं, और जब बाद में उसकी जांच की तो उसमें हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब कोई कंटेमिनेशन नहीं रहा। तो ये जब जानकारी दी गई तो उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने जब उनकी जानकारी देनी शुरू की तो उन्हें 12 बैक्टीरियल और 6 फंगस के कॉलोनीज दिखाई दिए, और उसकी 16S RNA एनालिसिस की गई और उनकी पहचान भी हो सकी, लेकिन 3 बैक्टीरिया ऐसे निकले जो बिल्कुल नए थे, जो कि पृथ्वी पर पहले नहीं पाए गए थे। तो यहाँ पर उनका कोड नेम दिया है PVS1B3W22 और B8W22, लेकिन उसकी जब जानकारी ली गई तो उसके आधार पर उन नई बैक्टीरिया को नए नाम दे सकते हैं, जो उनको खोजता है वो उनका नामकरण कर सकता है, ऐसी एक पद्धति है। तो ये जो 3 बैक्टीरिया नए मिले उनको नाम दिया गया। तो क्या नाम दिए गए? तो एक को जैनिबैक्टर था, जैनिबैक्टर मतलब जैनिबैक्टर नाम की जाति का वो बैक्टीरिया था, तो उसको नाम दिया जैनिबैक्टर हॉयलाई। फ्रेड हॉयल ने ये कल्पना रखी थी कि कॉमेट में सवार होकर ये बैक्टीरिया आते हैं, इसलिए उनका नाम हमने एक बैक्टीरिया को दिया। उसके बाद दो जो बचे थे उनमें से एक को हमने इसरो का नाम दिया, तो बैसिलस इसरोनेसिस, और तीसरे को आर्यभट्ट जो हमारे यहाँ के प्राचीन खगोल वैज्ञानिक रहे थे, तो बैसिलस आर्यभट्टाई। इस तरह के 3 नाम हम लोगों ने इन नए बैक्टीरिया को दिए। तो इससे ऐसा लगता है कि हमें जो 3 नए बैक्टीरिया मिले वो इतना तो सभी लोग मान लेते हैं कि ये 41 किलोमीटर से आए हैं, लेकिन अब ये मानना आगे सिद्ध हमें करना है कि आगे चलकर के प्रयोग ये दिखाएं कि इनका जो आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन है वो किस प्रकार का। तो इसके लिए बहुत सावधानी से प्रयोग करने हैं, और हम लोगों ने इसरो से इसके बारे में सहायता मांगी है। आशा है कि ये सहायता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले इसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। तो ऐसी चर्चा करवाने का प्रयास चल रहा है, जिसमें विभिन्न लेबोरेटरीज के एक्सपर्ट आकर अपना मत बताएंगे। तो ये जो टीम काम कर रही थी जिसका मैंने बताया, दूसरी टीम जो दूसरे प्रयोग की 2005 की, तो इसकी शुरुआत मेरे प्रयास से हुई। उसके बाद जो वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने ये सब बनवाया, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट बनवाई, वो CBS दत्त इसरो के हैं। बलून फैसिलिटी हैदराबाद में जो थी उसके प्रमुख थे मनचंदा। इसके बाद शिवाजी और शौचे, ये 2 बायोलॉजिस्ट, एक हैदराबाद के और एक पुणे के, उन्होंने प्रयोग किए और ये दिखाया कि किस प्रकार से ये काम किया जा सकता है। और 2 सीनियर लोग हमें एडवाइस देने के लिए थे, पुष्पा भार्गवा CCMB के बायोलॉजिस्ट और UR राव इसरो के पहले पूर्वकालीन संचालक। तो इस प्रकार के काम के बाद हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है,
और मैं आशा करता हूँ कि अगले साल 2 साल में हमें इस प्रश्न का भी हल मिल जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया हमें इतनी ऊंचाई पर मिले हैं ये कहाँ से आए। धन्यवाद। जैसा कि ये कार्यक्रम आपकी जिज्ञासा से संबंधित है, आप लोग अब सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी जिज्ञासा आपके मन में है उनको शांत कर सकते हैं। डॉक्टर करुणा वर्मा, प्रेसिडेंट महाकौशल विज्ञान परिषद। थैंक यू डॉक्टर नार्लिकर। It was full of my interest. My research field is aeroallergens, microbes in the air. Till now we were knowing that the microbes are available up to 10 kilometers height, that is troposphere. But it was wonderful to note that your team has worked beyond that because of your available facilities from a higher group, and that was in mesosphere, and that Streptococcus bacteria. Really it is wonderful to note that it was living with UV protection also. So it is dangerous also for us, but it was a new information for us, all the microbiologists of India. Thank you very much for this information. Thank you. ये सत्र जो है आपकी जिज्ञासाओं के लिए खुला हुआ है। प्रश्न पूछना चाहते हैं? एक मिनट आपके पास पहुंच रहे हैं आपके पास। आ जाओ इधर आओ, एडजस्ट करो माइक लो। St. Aloysius College. My question to you is, does quantum computing have any, kind of, it will affect the research of the extraterrestrial life that you were talking about, the existence of it? I don't know what the answer to your question is. But sir, in any manner does it help? Manner will it help? See, the direct way of testing is, as I said, looking at nuclear composition, or if you are going to use observations of interstellar space, then you have to use the millimeter wavelength antennas. But I don't see where quantum chemistry would come. So are there any special systems designed for all interstellar spaces that we were talking about, or the millimeter or wavelength also that we heard few slides back that you told? Yeah. What I can say is the following, whether this is what you mean. Exactly. Is when you take any molecule, you can work out theoretically what happens when its spinning state changes or various other internal atoms get redistributed, and that can be done by quantum mechanics, and then that will tell you whether the atom is losing energy and what wavelength it is. So that calculation is routinely done for this purpose. If that is what you mean, yes, the answer is yes. आपके कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे स्कूलों से बच्चे, अभी इधर से बच्चे, कोई इधर से करिए। अजय, अभय, मंच पे आ जाओ। Good afternoon, sir. My name is Sunil. I am from St. Aloysius College. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जिस तरह से सूरज के सर्कल में, जिस तरह से सूरज के आजू बाजू 8 प्लैनेट्स राउंड करते हैं, तो क्या हमारी गैलेक्सी या हमारी गैलेक्सी के बाहर भी कोई ऐसे स्टार है जिसमें कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं? अब तक बहुत सारे तारे ऐसे मिले हमारी गैलेक्सी में
आकाशगंगा में, जिनके चारों प्लैनेट्स घूमते हुए पाए गए हैं। कहीं किसी तारे के चारों ओर एक प्लैनेट घूमता है, किसी के चारों ओर 2 या 3, 4 या 5 तक मिले हैं। तो ये इन प्लैनेट्स की संख्या 500 से ऊपर हो गई। सर, ये क्या हमारी गैलेक्सी में पाए जाते हैं या गैलेक्सी के बाहर भी हैं? अभी तक हमारी जो क्षमता है देखने की, वो हमारी गैलेक्सी के भीतर है। और उनका कोई नाम डिफाइन नहीं किया गया सर? हाँ, हर एक के वो नाम दिया जाता है। ओके। हाँ, तो कैटलॉग है कौन से तारीखों के चारों कौन से कितने प्लैनेट हैं। ओके। आप वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। सर, व्हाट्स द नेम ऑफ वेबसाइट सर? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। ओके, थैंक यू सर। आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वो पीछे सबसे हाँ। गुड आफ्टरनून सर, मैं हर्षित शुक्ला, शहीद विक्रम स्कूल से। मेरा क्वेश्चन है, क्या सर पृथ्वी में भी जीवन बाहर से आया है क्या? मीन्स धूमकेतु द्वारा आया हो? जी, अच्छा, आपका नतीजा हम लेंगे तो इसका मतलब पृथ्वी पर जो जीव सृष्टि की शुरुआत हुई वो बाहर से होने वाले बैक्टीरिया के वर्षा के कारण हुई। तो इसलिए हम सभी लोग एलियंस हैं, क्योंकि बाहर की बैक्टीरिया वगैरह से हम लोग आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन और, कोई एक या दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हाँ, पीछे आपने तो पूछा था ना, तुम्हें पूछा था ना, अभी आई है। ठीक है सर, आई एम मयूर जैन फ्रॉम मॉडल हाई स्कूल। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में से कौन सी कॉम्प्लेक्स वेक्टी प्रेजेंट रहती है जिसके कारण वो यूवी और जो हमसे अपोजिट वातावरण है उसमें जीवित रह सकते हैं? देखिए, ये डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह जो नियम है, उसमें म्यूटेशन भी आता है कि जब कोई फैमिली किसी विपत्ति के कारण, बैक्टीरियल फैमिली या कोई भी फैमिली अगर पूरी तरह से जी नहीं पाती, तो उसमें से जो जीने में सक्षम है वही बचते हैं, उनसे नई फैमिली शुरू होती है। और इस तरह से ये धीरे धीरे जो परिवर्तन होते जाते हैं, मूल पॉपुलेशन, वो नई पॉपुलेशन बनाने में सफल होते हैं, जिसके जो पॉपुलेशन यूवी में जीवित रह सकती है। तो इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, तो उतना टाइम तो उनको वहाँ मिलता है और ये संभव हो सकता है। क्या इनके जो हेट्रोपॉलीमस बॉन्ड्स जो माने जाते हैं? मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले 10-15 साल में बहुत सारे प्रयोग ऐसे किए गए हैं पृथ्वी पर बैक्टीरिया को सब्जेक्ट टू हाई रेडिएशन, उसमें गामा रेडिएशन भी रखा गया है। तो इन सब में बैक्टीरियल फैमिली जो है वो पहले जनरेशन्स तो मर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जीने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है। थैंक यू। Good afternoon, sir. I'm from class 10th of Satyaprakash Public School. Sir, I wanted to know that as you have already been to the NCERT committee, I wanted to know that can we add some subject related to astrology in NCERT? Astronomy, sir. That we can get the idea what the actual subject is. Yeah. I think the way you made a mistake of saying astrology or astronomy shows that even children of different ages are still in need of getting proper training. So I would like more astronomy to be taught
in school level. We have made recommendations, but it has not yet become very successful. So one question, I'm a biology, biotechnology professor. Sir, many of those genera were common in the stratosphere, penicillium and all. So I would like to know that the genera which were new, the genera which were new, so in how much time do we expect that they would survive on the Earth's atmosphere, they would fall, and like what will happen to them ultimately? See, normally one needs to work out the equation of motion of something which is falling through the atmosphere. And that equation of motion has two forces. Basically the gravity which is pulling down, and there is an air resistance which would depend on various things, including the shape of the thing which is falling. So people do this calculation, and there is also such a thing as a terminal velocity at which it will fall with constant speed, because these two forces balance, and so there is no acceleration. तो ये सब कैलकुलेशन हो रही हैं, की जाती हैं, और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में की गई है, तो उसके आधार पर काफ़ी बताया जा सकता है कि डिफरेंट हाइट्स पर डेंसिटी क्या हो सकती है. तो बैक्टीरिया के बारे में भी ये कैलकुलेशन अगर अच्छी तरह से की गई तो ये भी जांच की जा सकती है कि 41 किलोमीटर पर कितनी है, फिर 50 किलोमीटर पर कितनी थी. ये जो रेशो है ये अगर मैच हो जाए तो एक और सपोर्ट उसमें आएगा कि ये ऊपर से गिर रहा है. Hello, sir. Excuse me, sir. So, 1 year back, I read about an article in a newspaper. It mentioned the concept of super Earth, means a planet that was discovered in some other galaxy that had the component that was similar to Earth. I read it in the newspaper. So, is it possible that the microorganisms that you found in the layers of atmosphere, means initially you mentioned about the existence of life in the outer space, is it connected to the concept of that super Earth that the scientists have found? Well, first of all, most of our studies of planets around stars is in our galaxy, not outside our galaxy, because outside our galaxy is very far away. So far we can't see that. But the measurement of various properties of the planet you have found, including people like to know, and from spectroscopy they can conclude something about the atmosphere of that planet. So whether that atmosphere contains things which are supportive of life as we know it, this is important, and that some indications are there that some of the planets are like that. But what we find today in our experiment, we cannot say where it came from yet. But this hypothesis of Hoyle and Vikramasinghe is that within the space between stars in our galaxy, there are a lot of bacteria present, and some of these are